जाती है आपके बच्चों के पढ़ाई लिखाई की, और ख़ास तौर से अगर बच्चों को आप विदेश भेजना चाहते हैं, उसको लेकर किस तरह के कोर्सेज़ फ़िलहाल चलन में हैं, कितने कितने खर्चे यहाँ पर, किन किन खर्चों पर आपको ये कोर्सेज़ जो है वो अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी इन खर्चों के लिए, कौन कौन सी लोकेशंस है, कौन कौन सी ऐसे देश हैं जो आपको विदेश में पढ़ाई के ये मौके दे रहे हैं। अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं या अगर खुद भी इस तरह के कोर्सेज़ करना चाहते हैं तो किस तरह से प्लानिंग करें कोर्स की भी, और उस कोर्स से जुड़े खर्चे की भी, इस पर बात करेंगे। अर्नब पंड्या, फाउंडर मनी एडू स्कूल, सौरभ अरोड़ा, फाउंडर यूनिवर्सिटी लिविंग, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। सौरभ, मुझे ये बताएं कि फ़िलहाल ऐसे कौन कौन से कोर्सेज़ हैं जो डिमांड में हैं, जो बच्चे या उनके माता पिता अपने बच्चों के लिए इन कोर्सेज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं। Right. Thank you, Kavita, and shukriya for giving this opportunity. So I believe, as always, STEM courses हमेशा demand में रहते हैं. Science, technology, engineering, management, right? And अभी AI का new age platforms, new age technology बहुत in है. So सारे बच्चे AI, machine learning ये काफ़ी अच्छे से explore कर रहे हैं. Web3, NFTs ये सारे new age technologies है. So these are the courses which people are exploring, and we are getting lots of inquiries, for such courses. Baki STEM management always popular. ओके, सौरभ, अब सवाल यहाँ पर ये है कि ये जो कोर्सेज़ हैं ये कौन कौन से देश ऑफ़र कर रहे हैं? सी आप देखेंगे अगर इंडियन स्टूडेंट की बात करें तो मोस्टली एंग्लोफोन कंट्रीज प्रेफर करते हैं बच्चे और उनके माँ बाप। मोस्टली आपका यूएस हमेशा पॉपुलर रहता है। कनाडा हमेशा काफ़ी डिमांड रहती है कनाडा की। लास्ट 2-3 साल से यूके काफ़ी डिमांड में था, और वहाँ की पोस्ट स्टडी वीजा से काफ़ी बच्चों ने अप्लाई किया। ऑस्ट्रेलिया पेंडेमिक में बंद था, बट लास्ट 2 साल ऑस्ट्रेलिया काफ़ी अच्छा रिबाउंड किया, बहुत अच्छा वहाँ पे काफ़ी अच्छे बहुत सारे स्टूडेंट ने अप्लाई किया और काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी में उन्हें एडमिशन मिल रहा है। अभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी फ्रांस गए हुए हैं, वहाँ पे उन्होंने पोस्ट स्टडी वीज़ा भी 5 साल का स्टार्ट किया है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रांस विल कम रियली वेल। सो मोस्टली इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ जो मैंने 4 नाम लिए हैं, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा एंड आयरलैंड ऑल्सो काफ़ी पॉपुलर है। और अभी आने वाले टाइम पे अभी काफ़ी स्टूडेंट यूरोप को एक तरफ भी देखने लगे हैं। पहले काफ़ी स्टूडेंट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज जाते थे, बट अभी काफ़ी स्टूडेंट्स दे आर नॉट शाइंग अवे टू अप्लाई टू कंट्रीज लाइक फ्रांस, इटली, स्पेन बहुत पॉपुलर हो रहा है। सो यस। अर्नब जी, यहाँ पर कोर्सेज आइडेंटिफाई करने के जितना ही ज़रूरी है कि आप जो कोर्स करना चाहते हैं उसके लिए किसी कंट्री को भी आइडेंटिफाई करना, क्योंकि उसी तरह से आपको अपने खर्च की भी प्लानिंग करनी होगी। कोर्स के लिहाज से ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपके बच्चे की रुचि क्या है, और उसी तरह से आप इस तरह की स्टडीज़ को प्लान कर सकते हैं और उसी हिसाब से अपने खर्चों को भी प्लान कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक कोर्सेज सिलेक्ट करने की बात है, क्या सिर्फ ट्रेंड को देखा जाए? अगर आप किसी ऐसी चीज़ में इंटरेस्टेड हैं जो फ़िलहाल ट्रेंड में नहीं है लेकिन उसके ऑप्शंस कम हैं, तो किस तरह से उसे अप्रोच किया जाए? ये जो ट्रेंड होता है उसमें कई सारे एरियाज वैसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म पॉपुलैरिटी में बने रहते हैं। मैनेजमेंट हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, जो साइंस है, ये सब एरियाज अलग अलग, उसमें से काफी एरियाज टेम्पररीली एक बहुत इंटरेस्ट जगाएंगे डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द सिचुएशन दुनिया भर में। तो ये एक चीज हो गई। लेकिन जब आप उसके लिए प्लानिंग करते हैं तो जो बेसिक्स आपके रूल है वो आपको बनाए रखने हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल जितना जल्दी आपने प्लानिंग शुरू किया उतना आपके लिए आसान होगा कॉर्पस इकट्ठा करना। दूसरी बात आती है कि किस देश में जाना है, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पर जब आप फॉरेन में पढ़ाई के बारे में बात करते हो तब एक एडिशनल एंगल आ जाता है, वो है करेंसी का। क्योंकि करेंसी के मूवमेंट का भी आपके फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे एक असर गिरता है। तीसरी बात आती है कि आपका बच्चा जो है वो किस स्टेज पे पढ़ने जा रहा है, क्योंकि उसके लिए आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स अलग होगी। फॉर एग्जांपल, क्या वो ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं, क्या वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं, तो अलोंग विद द एरिया की कौन से एरिया में है, आपको ये भी
तय करना होगा या जानना होगा पहले से कि आपका बच्चा किस स्टेज पे वहां पर विदेश जा रहा है, क्योंकि उस हिसाब से आपको प्लानिंग करनी होगी। तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको 1 या 2 साल पहले तक पता नहीं होता कि एग्ज़ैक्टली किस स्ट्रीम में जाएगा। तब ओवरऑल अगर आपको पता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि ग्रेजुएशन के लिए जाएगा, तब आपको पता है कि अगर ये कोई स्पेसिफिक कंट्री में जाता है तो वहाँ पर एवरेज एक्सपेंसेस इतने होते हैं। तो उस हिसाब से आप प्लानिंग शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जितना जल्दी किया उतना अच्छा है। आपके लिए जब आप जल्दी प्लानिंग शुरू करते हैं तब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है वो बढ़ जाते हैं। लंबे समय के लिए आप इक्विटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी देख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि कहाँ पर आपका बच्चा पढ़ने वाला है। अब क्योंकि यहाँ पर हम विदेश में पढ़ाई करने की बात कर रहे हैं अर्नब जी, तो एक करेंसी फैक्टर भी है जो आपको ध्यान में देना होता है। जो लोग पहले से इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं उन पर करेंसी का किस तरह का इम्पैक्ट, करेंसी के उतार चढ़ाव किस तरह का इम्पैक्ट, और जो लोग अब प्लानिंग करना शुरू करेंगे वो किस तरह से एक बफर क्रिएट करे ताकि करेंसी की जो वॉलेटिलिटी होती है वो उनके ओवरऑल फाइनेंशियल गोल पर इम्पैक्ट नहीं डाले, क्योंकि हम इंटरनेशनल लोकेशंस की बात कर रहे हैं जहाँ पर आप अपने बच्चों को शायद पढ़ाई के लिए भेजेंगे। जी, ज़रूर, क्योंकि देखिए करेंसी का जो एक फैक्टर है वो आपके ओवरऑल प्लान में एक हिस्सा होना ही चाहिए। तो मेन चीज़ ये है कि जब आप अमाउंट के बारे में प्लानिंग कर रहे हो, तब आपको करेंसी डेप्रिसिएशन का एक फैक्टर अंदर डालना है। अब इसमें क्या होता है कि अगर आपने ये प्लान नहीं किया है, तो कई साल में अगर कोई सडन डेप्रिसिएशन आ गया, जैसे कि हमने 1 साल पहले देखा था जब रूपी वर्चुअली डॉलर के मुकाबले और मोस्ट अदर करेंसीज के मुकाबले भी एक शार्पली डेप्रिशिएट हुआ सिर्फ एक ही साल में। तो उस साल में अगर आपके प्लान में ये फैक्टर नहीं है, तो उससे ये पूरा आपका जो मैथ्स है, वो बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए इसको आपको पहले तो अपने प्लान में शामिल करना है। दूसरी बात ये है कि आपको ये देखना है कि उसको आप मिटिगेट कैसे करेंगे। उसके लिए 2 तरीके हैं, या तो एक ज़्यादा रकम का प्लानिंग कीजिए, उतना ज़्यादा निवेश कीजिए ताकि आपका कॉर्पस थोड़ा ज़्यादा हो, तो उससे ये फैक्टर को आप अ, मात दे सकते हैं। लेकिन दूसरा एक ऑप्शन ये भी है कि आप विदेश में ही निवेश करें, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है कि फॉरेन में आप निवेश कर सकते हो। तो मान लीजिए आपको पता है कि आपका टारगेट ये है कि आपका बच्चा यूएस में पढ़ने जा रहा है, तो आप एक जो एलोकेशन है अपने पोर्टफोलियो में, वो यूएस डॉलर के इन्वेस्टमेंट में आप डाल सकते हो, ताकि उससे क्या होता है कि उस फैक्टर में जो डॉलर के सामने जो रूपी डेप्रिसिएशन है, उसके लिए फिर आपको ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर अगर आपका पैसा डॉलर में ही है, तो और डॉलर में ही पेमेंट करना है, तो फिर आपको सिर्फ वो एब्सोल्यूट अमाउंट पे ही फिर ध्यान केंद्रित करना होगा। तो आपके पास 2 विकल्प है, आप दोनों का मिश्रण भी कर सकते हैं या वन ऑफ द ऑप्शंस भी चूज़ कर सकते हैं। सौरभ, सौरभ मुझे ये बताएं, जो लोकेशंस आपने कही, आपने यूरोप कहा, आपने यूएस कहा और कनाडा और मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया का भी आपने नाम लिया जहां पर पढ़ाई के लिए जाया जा सकता है। अप्रॉक्सीमेट खर्चा यहाँ पर अगर मुझे काउंट इन करना हो, फैक्टर इन करना हो, तो कितना पड़ सकता है, जहाँ पर वहाँ पर एजुकेशन कॉस्ट, वहाँ पे आपका रहना, होटल, खाना पीना, अगर हम सब कुछ मिलाकर एक बजट पर आना चाहें, तो वो बॉल पार्क फिगर क्या आप देंगे जो आपको तैयारी अभी से अगर करनी है तो करनी शुरू करें, और अगर तुरंत जाना चाहते हैं तो शायद आपको एजुकेशन लोन का एक विकल्प चुनना होगा। ऑल्सो बहुत सारी कंट्रीज एजुकेशन टूरिज्म भी अब शुरू कर चुकी हैं, जहां पर वो खासतौर से भारतीय बच्चों को तो आमंत्रित कर रही हैं कि वो आके वहां पर पढ़ाई करें, तो उसकी भी जानकारी दें दर्शकों को। राइट, श्योर। सो ऑन एन एवरेज अगेन, अगर आप अंडर ग्रेड जा रहे हो तो एक खर्चा अलग होता है, पोस्ट ग्रेड जा रहे हो तो एक खर्चा अमाउंट अलग आएगा। अगर आप ट्रैवल एजुकेशन के लिए जा रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट 4 वीक्स, 12 वीक्स, 16 वीक्स के लिए, सेमेस्टर के लिए जाते हैं, तो उस हिसाब से खर्चा होगा। तो अगर हम यूएस की बात करें, तो अगर आप पोस्ट ग्रेड है तो आप 50-60 लाख रुपए लेके चलिए 1 साल के लिए, जिसमें आपकी फीस होगी अराउंड 25-30 लाख, 10 से 15 लाख या 10 लाख, 10 से 12 लाख का एकोमोडेशन होगा। बाकी आपका रोजमर्रा आपका खाना पीना घूमना मिला के 50-60 लाख। अगर आप यूएस के लिए जा रहे हो, अगर आप यूके जा रहे हो तो ये खर्चा 40-50 लाख साल का हो जाता है, जिसमें अगेन 25-30 लाख आपकी
फीस आती है 10 से 15 लाख आपका एकोमोडेशन होता है। हाउसिंग अभी काफ़ी एक्सपेंसिव चल रहा है। देयर इज़ हाउसिंग क्राइसिस एवरीवेयर। तो मैं सबको ही बोलता हूँ कि अपना जैसे हम एडमिशन में फ़ोकस करते हैं, एकोमोडेशन में भी फ़ोकस करो, अर्ली बुक करना शुरू करें। क्योंकि एकोमोडेशन भी अराउंड 30-40% ओवरऑल खर्चे का एक कॉम्पोनेंट बनने लगा है। आप यूरोप जाते हैं, आपका अगर 15-20 लाख का घर आपका बजट है, तो यूरोप एक अच्छा ऑप्शन है। जर्मनी में आपका 15-20 लाख साल में हो जाता है। सिमिलरली अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो कहीं 10 से 25 लाख का एक खर्चा ऑस्ट्रेलिया में आता है। सो मोटा-मोटा इतना ही एक ब्रैकेट है। अब आप अंडरग्रेड है, अगेन इट्स ऑल्सो डिपेंड अपॉन आप किस यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। आप ऑक्सफोर्ड, एमआईटी, कैम्ब्रिज जा रहे हैं तो उनकी थोड़ी फीस ज़्यादा होती है, बट देन उसका आरओआई बेटर निकलता है, राइट? तो इस बेसिस पे ये 3-4 इनकम ब्रैकेट है, और आई वुड से फीस ब्रैकेट है जो एक स्टूडेंट खर्च करता है साल में। और आपने दूसरा बोला अभी टूरिज्म एजुकेशन काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, व्हिच इज़ वेरी गुड ऑप्शन। अगर आप इट्स लाइक जैसे आप गाड़ी खरीदने से पहले एक ट्रायल लेते हैं, सिमिलरली अगर आपको है कि यूएस पढ़ने जाना है या कनाडा पढ़ने जाना है, तो अगर आपको नहीं पता कि वहाँ का वेदर आपको पसंद आएगा नहीं आएगा, सूट करेगा नहीं करेगा, तो एक अच्छा ऑप्शन है कि जब आप अंडरग्रेड में है या आप स्कूल में है, तो भी काफ़ी स्कूल्स, आईबी स्कूल्स और डोमेस्टिक यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एक ऑप्शन देती है कि जब आप अंडरग्रेड कर रहे हो, तो आप 4 से 12 हफ्ते के लिए जा सकते हैं। तो उससे एक आपको एक्सपीरियंस हो जाता है कि हाँ, ऑस्ट्रेलिया का वेदर हमें पसंद आया कि नहीं आया, वहाँ की लाइफ़स्टाइल, लोग समझ आए, खाना-पीना समझ आया। तो उससे भी काफ़ी अभी एक टूरिज़्म एजुकेशन बिल्डअप हो रहा है, और उसका आपका मान के चलिए 4 से 12 हफ्ते का खर्चा कहीं न कहीं 5 से 10 लाख रुपए आपको मोटा-मोटा पड़ता है। अब अर्नब जी, आखिरी सवाल ये होगा कि अब किन सूरतों में आपको एजुकेशन लोन जो है वो लेना चाहिए इस तरह के कोर्सेज़ के लिए? देखिए, अगर आपके पास या तो समय कम है, ताकि आपको जितना कॉर्पस चाहिए वो आप इकट्ठा नहीं कर सकते, या जो कोर्सेज़ है, वो आपके जो सेविंग्स है, उससे थोड़ा ज़्यादा का कॉस्ट आता है, तब आप एक एजुकेशन लोन के बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हर एक व्यक्ति के पास जो है कॉर्पस पूरा बना रहेगा, ताकि वो सिर्फ सेल्फ फंड करे। तो जो एजुकेशन लोन है, उससे ये जो डिफरेंस है, वो आप मीट कर सकते हैं। अब एजुकेशन लोन में बेनिफिट ये भी है कि पहली बात ये है कि आपको यहाँ पर अगर आप ओल्ड टैक्स रेजीम में हो, तो सेक्शन 80E में उसका डिडक्शन मिलता है। दूसरी बात ये है कि जो उसका रीपेमेंट होता है, वो कोर्स खत्म हो जाने के बाद से शुरू होता है, खास करके पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। तो ये आपको सारी फीचर्स है जो सूटेबल रहेगी, ताकि जो ईएमआई आए, जो रीपेमेंट आए, उसको भरने में स्टूडेंट भी को बहुत तकलीफ ना हो। तो ये सब चीज़ें हैं जो कन्वीनियंस देती है, और खास करके जब आप कोई विदेश में कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलता है, तो उसका जो अल्टीमेट जो रिटर्न आता है, वो ये तय करता है, और ये वो निश्चित कर देता है कि आपको ये थोड़ा एक्सपेंस ज़्यादा हो या लोन लेना पड़े, तो वो भी एक ठीक चीज़ है, क्योंकि ये आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपने फ्यूचर में, और इसीलिए ये लोन एक प्रोडक्टिव लोन होता है। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पर विदेश में पढ़ाई का खर्च कैसे जोड़ा जाए और किस तरह से प्लानिंग की जाए, किस तरह की कोर्सेज़ को ऑप्ट किया जाए, ये तमाम जानकारी इस चर्चा के ज़रिए हमने आपको देने की कोशिश की है। उम्मीद है आपके काम आए। और सौरभ, आपका, अर्नब जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाला और इतने विस्तार से दर्शकों की और या उनके बच्चों की इंटरनेशनल एजुकेशन की प्लानिंग करवाई। इसी के साथ मैं रुकूंगी एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार दर्शकों के सवालों पर फोकस करेंगे। हमारे साथ फाइनेंशियल प्लानर्स जुड़ेंगे और साथ ही दर्शकों को लाइव फ़ोन पर हम जोड़ेंगे और सीधा उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।